अस्सलाम वालेकुम खातिन नुसरत। एक बहुत ही बड़ी स्टोरी ये है कि 59 कांग्रेसमैन जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी और उनके जो हवारी हैं, उनके जो साथी हैं, उनके खिलाफ वीज़ा पाबंदियाँ लगाई जाएँ और ज़बरदस्त किस्म का एक्शन लिया जाए। और ज़ाहिर है कि ये जो एक्शन है ये फील्ड मार्शल साहब को भी मुतासर कर सकता है। इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। साथ-साथ इमरान खान साहब का जो एक मैसेज आया है वो भी ज़रा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज है उनकी तरफ से भी, और उन्होंने एक बार फिर डिफाइंट एटीट्यूड जो है वो शो किया है। और आपको पता है कि सब कुछ आज हमने जो देखा पढ़ा, और उसमें हमने देखा जिस तरीके से केस जो उनका लग रहा था वो भी नहीं लगा, और फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया। और इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि जनाब आर्मी चीफ साहब जो हैं, फील्ड मार्शल साहब, वो अमेरिका जाना चाह रहे हैं। अभी वो दौरा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ सऊदी अरब का। तो ये कुछ ना कुछ अंदर-अंदर कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है। वो क्या चल रहा है उसका भी तज़किरा करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो चुका, और कंट्रोल लाइन जो है वो अब सीज़ फायर लाइन बन चुकी है वापस उसकी तरह जैसे पहले 1948 में थी। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप और इलॉन मस्क में ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। बिल्कुल आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि इनके कितना आपस में दोस्ती थी, लेकिन इस वक़्त हम देख रहे हैं कि बहुत ही मामलात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। इन सब उमूर का तजिया करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से और हमारे जेएनएन के तमाम देखने वालों की तरफ से सब लोगों को हज की मुबारक, और जिन लोगों की सुबह ईद है उनको पेश की ईद मुबारक। और जब पाकिस्तान की ईद आएगी तो उनको भी हम इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन उनको भी ईद मुबारक कहेंगे। और आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और इन तमाम अमूर का जायजा लेने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं साबिक सफीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। एक तो ये है कि जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बल्कि वो जो लेटर जो उन्होंने लिखा है, कांग्रेसमैनों ने 59 कांग्रेसमैनों ने लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि आपको पता है कि दस्ते रास्त हैं फील्ड मार्शल साहब के, वो लेटर जो है वो ये है, जिसमें ये पाक पैक जो कि अमेरिकन पाकिस्तान पब्लिक अफेयर कमेटी है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है, और ये वो लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी जो जिन लोगों ने भी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की हैं उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और उसमें मोहसिन नकवी साहब का उन्होंने नाम लिया है। आर्मी चीफ साहब का नाम नहीं है इसमें, लेकिन जाहिर है कि आर्मी चीफ साहब का भी नाम हो सकता है डाउन द रोड जो है वो इसमें शामिल कर दिया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी तो उन्हीं के दस्ते रास्त हैं। कितनी इंपॉर्टेंस है जी इसकी, इस लेटर की? कसाना साहब बहुत अहम है, इंतहाई अहम पेशरफ्त है ये। और जी देखिए, मोहसिन नकवी तो उस ग्रोह का एक रुकन है, कलीदी रुकन है, अहम रुकन है, जो पाकिस्तान पर गुज़िश्ता 3 बरस से मुसल्लत है, और जिसने इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आपको मालूम है कि मुल्क पर जो फस्तायत का निज़ाम मुसल्लत किया गया है, उसके यही कलीदी अरकान है, मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी जो जिसको मेरा ख्याल है कि 99% पाकिस्तानियों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इस शख्स को रातों रात मसनद इक़्तिदार पर बिठाया गया सिर्फ इस वजह से कि ये ताकतवर हलकों की मनपसंदीदा शख्सियत है। और आपने जो जिक्र किया कि मोहसिन नकवी के नाम लेकर जो पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया गया है, तो उसकी छींटें तो हमारे फील्ड मार्शल साहब के दामन पर भी आएंगी, इसलिए कि इनका तो रिश्तेदार है वो, इनका तो ससुराली रिश्तेदार है। और वो जो कहावत आपने सुनी होगी कि सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, हाँ। तो उसकी जिंदा मिसाल हमें पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की सूरत में नजर आती है। और इस शख्स की जो तबाही फैलाई है, ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेट का जो हशर किया है इसने, जिसने कभी बल्ला शायद नहीं पकड़ा होगा, कभी मैदान में कदम नहीं रखा होगा, उसको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सरबराह बना दिया गया। उसको क्रिकेट बोर्ड का सरबराह लगा दिया गया। उसके साथ ही वो मुल्क का वजीर दाखिला भी है, और आपको मालूम है कि वजीर दाखिला के क्या इख्तियारात होते हैं, क्या क्या उसका मनसब होता है। लेकिन अपने दोनों
तकर्रिया में ये शख्स नाकाम रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हशर कर इसने करना चाहा था वो तो हमारे लड़कों की दाद देनी चाहिए, हमारे नौजवान क्रिकेटर्स की, कि उन्होंने बांग्लादेश की टीम जो आजकल पाकिस्तान का दौरा कर रही है उसके या खिलाफ तीनों T20 मैचेस जीत लिए। लेकिन उसके बाद जो एक पेशरफ्त हुई वो बहुत दिलचस्प है। कसाना साहब, आपने यकीनन उस पर गौर किया होगा कि वो जब क्रिकेट टीमें दोनों हमारे सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए गई, तो जरदारी साहब ने उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा अंदाजा लगा तुम नौजवानों, तुम क्रिकेट खेलो, ये पॉलिटिक्स हमें सियासत करना है। छोड़ दो। यानी वो ये जताना चाह रहे थे कि सियासत तो पाकिस्तान में मौरूसियत की पैदावार है, मौरूसियत की जागीर है। और आपको मैं याद दिलाता चलूं कि वो मरहुमा हो गई नुसरत भुट्टो, उन्होंने जी क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भुट्टो तो पैदा ही इसलिए होते हैं कि मुल्क पर रूल हुकूमत करने करें। तो हाँ ये जो खन्नास है हमारे जहनों में, हमारी अशराफिया की, वो जो अशराफिया जिसको मैं कोट अनकोट अशराफिया कहता हूँ, इसलिए कि उनका किरदार तो कहीं से भी अशराफ का नहीं है। नहीं है। वो जो अशराफ जिसे हम अपनी गंगा जमनी तहसीब में जानते थे, उसका तो वो तो उसकी तो रमक भी इनके रमक किरदारों भी में नहीं पाई है। नहीं सही जाती। बात। और इसी दौरान गौरी साहब, इसी दौरान जो है इमरान खान साहब का जो मैसेज आया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ऊपर तले अब वो मैसेजेस भेज रहे हैं, उनका राब्ता, चूंकि अब आज भी आपको पता है उनसे मुलाकात हुई लोगों की, और फिर उसमें हमने देखा कि उनकी एक मुलाकात 2 घंटे की हुई है गंडापुर के साथ भी। वो भी ज़ाहिर है कि इम्पोर्टेंट मुलाकात होगी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जी, इंसानी मुआशरे 2 चीज़ों पर चलते हैं, इंसाफ और अखलाकी क़ुव्वत पर। जानवरों का मुआशरा ताकत की हुक्मरानी पर चलता है, जिसमें ताकतवर कानून से बालातर होता है, जबकि इंसानों के मुआशरे में जब ताकत के जोर पर हुक्मरानी की जाती है तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। इस हवाले से मैं तवातुर से मौलाना रूमी के कौल का हवाला देता हूँ, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चींटियों की तरह जमीन पर रेंग क्यों रहे हो। आज पाकिस्तान में जंगल का कानून है जिसने इंसाफ और जमहूरियत को नेस्तो नाबूद कर दिया है। इस मुल्क के आज़ाद जजेस को पीछे कर दिया गया है और सरकारी जजेस को आगे कर दिया गया है। आज पाकिस्तान में कमजोर के पास कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। एटम बम से कौमें तबाह नहीं होती, बल्कि अखलाकियात की गिरावट कौमों की तबाही का बायस बनती है। ये इंतहाई बेशर्मी से अखलाकियात और जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। मुझे जेर करने के लिए जो नारवा सलूक मेरी अहलिया के साथ रवा रखा गया है, वो पाकिस्तान की तारीख में गिरावट की अपनी मिसाल है। इंतकाम के तौर पर शेख मुजीब, जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की बेगमात को भी कभी जेल की काल कोठरी में नहीं धकेला गया, जैसे मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरी अहलिया के साथ किया गया है। बुशरा बीवी को 14 माह से कैद तन्हाई में इंतहाई बुरे हालात में रखने के पीछे सिर्फ मुझे सजा देना मकसूद है। अलकादिर जैसे बेबुनियाद केस में सजा सुना के बुशरा बीवी को नाहक जेल में रखा हुआ है, जिसमें उन पर अयानत का इल्जाम लगाया गया है, जबकि अलकादिर केस ट्रायल में प्रोसिक्यूटर्स ने अयानत का कभी दावा ही नहीं किया। अब ये लंबा मैसेज है, मैं सिर्फ चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ा सा आप तबसरा करें कि ये हमारी जो अखलाकी गिरावट है, ये यहाँ तक हम क्यों पहुंच गए हैं, और क्यों हम अपनी खवातीन के ऊपर भी इस तरह के इल्जाम लगा देते हैं जिनमें उनका कोई रोल ही नहीं होता। कसाना साहब, असल में अलमिया हमारे कौम का यही है कि हमने इक़्तिदार को चंद हाथों में मरकूज कर दिया है। और देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लानत कसाना साहब जिसको मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे फौज के जर्नैल, जिनका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए सियासत में, मुल्क के निज़ाम में, रियासत के निज़ाम में, वो गुज़िश्ता 70 बरस से सियासत में दखील बनी हुई है। बल्कि इस हद तक दखल अंदाजी है कि मैं बबांगे दोहल ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है वो जर्नैलों की पार्टी, इसलिए कि ये लोग तो हर वो काम नहीं करते जो इनको करना चाहिए। देखिए, इनका फरीज़ा है मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना और मुल्क में दहशतगर्दी को बेखुबुन से उखेड़ फेंकना। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसी हुकूमत के दौर में दहशतगर्दी के वाक़यात में कितना इजाफा हो चुका है और
ख़ास तौर पे वो दो सरहदी सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जिनमें दहशतगर्दी ने एक अरसे से सर उठाया हुआ है, वहाँ दहशतगर्दी को कुचलने की कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि फ़ौज की कमान की तरफ से अक्सर ये धमकियां सुनने को मिलती हैं कि हम दहशतगर्दी का कलाकमा कर देंगे, हम दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखेड़ फेंकेंगे। लेकिन ज़मीनी सतह पर अमली मैदान में हमें कोई इस तरह का कदम उठता नहीं दिखाई देता जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ सियासत में इनका अमल दखल बढ़ता जा रहा है। और देखिए, पाकिस्तान पर इन जर्नेलों की लानत तो एक अरसे दराज से मुसल्लत है, लेकिन आपने देखा होगा और इंतहाई काबिल अफसोस बात यह है कि इनके किरदार और अफ़आल में मुसलसल तनज़्ज़ुली के आसार नज़र आते हैं। ठीक है, अखलाकी ज़वाल है ये जो इस्लामी माशरे में औरत का जो एहतराम है, औरत को जो मकाम अता किया गया है, उसको ये यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं। और इमरान खान ने बिलाशुबा सही गिला किया है कि इमरान खान की अहलिया को सिर्फ इस बात पर मुर्द इल्ज़ाम करार दिया जा रहा है कि वो इमरान खान की रफ़ीक़ा हयात है और उनके साथ खड़ी हुई है। कोई एहतराम नहीं कोई। और आप जंगल के कानून की बात कर रहे थे, तो मैं कल ही किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि जंगल का भी एक कानून होता है। वहाँ देखिए, कहा यह जाता है कि जंगल में ताकतवर का कानून होता है, लेकिन ताकतवर जो शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर दरिंदा माना जाता है, वो भी उस वक्त तक अपने शिकार नहीं करता जब तक वो भूखा ना हो। लेकिन यहाँ तो हम ये देखते हैं ये जो तो भूख मिटती नहीं है, फस्तायत का निज़ाम मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, इसमें तो अखलाकी गिरावट की कोई इंतहा ही नहीं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, कानून की आपने बात की गौरी साहब, जो कानून की आप बात कर रहे हैं, आज 5 तारीख जो गुजरी है, इसमें इमरान खान साहब का केस लगना था और उसके ऊपर आपको पता है कि अलकादर का जो केस है उसमें है तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया और अब वो 11 को लगेगा। यानी जिस वक्त दिल चाहे जो चाहे वो अदालतें जो हैं उनको ये गन पॉइंट के ऊपर जाके वो सब कुछ करवा लेते हैं और फिर इमरान खान साहब सही गिला करते हैं कि यार हमें ज़मीर मुनसिफ हैं कथाना साहब, ज़मीर मुनसिफ हैं जो अदालत की मसनदों पर बिठा दिए गए हैं। ठीक है, ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इनको अदालत आलिया के जज बनाया जाए, लेकिन बेज़मीर लोग हैं, ज़मीर फरोश हैं और अपने आका के ताबे फरमान है। तो पाकिस्तान में तो जंगल का कानून भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में तो लाकानूनियत की इंतहा है। और आप देख रहे हैं कि तशद्दुद किस पैमाने पर पूरी माशरे में बढ़ता जा रहा है। अब ये आपने देखा कि वो 17 बरस की जो मासूम लड़की को सना यूसुफ जिसको कत्ल कर दिया गया उसके घर में घुसकर, तो इससे अंदाज़ा होता है कि माशरे में तशद्दुद किस ज़ोर शोर से फैल रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मुल्क के नौजवान नस्ल भी ये देख रही है कि उनसे जो पहली नस्ल है उसने मुल्क में अखलाकियात का क्या निज़ाम मुरतब किया है। ठीक है ना, तहजीब की अक़दार तो ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में अब कोई तहजीब बाकी नहीं है सिवाय लाकानूनियत के और अपनी ताकत के बल पर अपने आप को मनवाने का। एक वो किस्सा जो अभी वाक़या हुआ है कराची में, जहाँ एक ताकतवर अमीर शख्सियत ने एक नौजवान मोटरसाइकिलिस्ट को इस बुरी तरह से मारा है। मैं उसकी बहनें तो माफी मांग रही थी उससे। जी, उसकी बीवी माफी मांग रही थी, उसके पैर पकड़ रही थी, लेकिन वो शख्स फिरौन सिफत वो अपने कार्रवाई में मसरूफ था।
تو اس سے اور اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشرائز ان کو کر کے تو ان سے کہا گیا جی کہ آپ معاف کر دیں اس کو، انہوں نے معاف کر دیا. یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ تباہ کیوں ہو رہا ہے. یہ معاشرہ اس لیے تباہ ہو رہا ہے کہ اس میں انصاف نہیں ہے، اس میں عدل نہیں ہے. اور وہ میں بار بار اپنے مولا علی کا قول یاد دلاتا رہتا ہوں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن نا انصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. صحیح بات، ظلم کی بالکل صحیح کہہ رہے حکومت نہیں چلتی، اور ظلم وہیں ہوتا ہے جہاں قانون نہیں ہوتا. اچھا، ایک تو غوری صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ ذرا تھوڑی سی ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ سعودی عرب میں اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف صاحب بھی موجود ہیں، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ آن دا وے ٹو یو ایس واشنگٹن ڈی سی ان کا دورہ ہے اگلا، اور آرمی چیف صاحب وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں، جن کے ساتھ میرا خیال ہے کہ کوئنسائڈ کرے گا مریم نواز کا بھی دورہ، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہو. اس وقت سعودی عرب میں وہ موجود ہیں. اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا گٹمٹ ہو رہی ہے اور کیا کیا چیزیں چل رہی ہوں گی. لیکن ایک چیز ہے، مجھے ایک تو خطرہ ہے کہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو پچھلے دنوں میں انڈیا کے ساتھ معاملات چل رہے تھے وہ بھی اس پہ زیر بحث آئے ہوں گے. مجھے خطرہ ویسے یہ بھی ہے کہ کہیں عمران ریاض وہاں پہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، کہیں ان کے متعلق بھی کوئی چیز ایسی نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں. تو یہ اس دورے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کسانہ صاحب، ہم تو ایک قوم کی حیثیت سے غلاموں کے غلام ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ابھی جو خلیج کے تیل پیدا کرنے والے امیر ممالک کا دورہ کیا تھا تو وہاں ان کا استقبال کس طرح سے کیا گیا. کس طرح سے کیا گیا؟ وہ تو یہ لگ رہا تھا کہ ہاں جیسے کوئی فاتح اپنی مفتوحہ زمینوں پر واپس گیا ہو اور وہاں غلام اس کے سامنے بچھے جا رہے ہو. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان غلاموں کے غلام ہیں. ہم کو تو ہدایات جو امریکہ کی طرف سے ملتی ہیں وہ اب براہ راست کم ملتی ہیں، سعودی عرب اور خلیج کے دیگر ممالک کی طرف سے زیادہ ملتی ہے. ہماری تو حیثیت یہ بھی نہیں ہے رہی کسانہ صاحب. ہم اگرچہ اپنے آپ کو اسلامی دنیا کی سب سے بڑی واحد ایٹمی طاقت کہتے ہیں اور ہیں، لیکن اس ایٹمی طاقت کا جو تقاضے ہونے چاہیے، جو رتبہ اور جو منصب پاکستان کو ملنا چاہیے، پاکستان کے حکمرانوں نے قوم کو اس قار مذلت میں گرا دیا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک جو خلیج کے تیل پیدا کرنے والے ہیں ان کی نظر میں بھی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، عزت نہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، یہ جو خواجہ آصف صاحب نے سملہ ایگریمنٹ کے بارے میں بات کہی ہے، آپ نے ساری عمر سملہ ایگریمنٹ کی باتیں کی ہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سملہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا، اب جو کنٹرول لائن ہے وہ سیز فائر لائن بن چکی ہے. یہ وہ بیسیکلی اس کی بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں جو کہ انہوں نے انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیڈ ان ابینس کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی کچھ امپلیکیشنز ہوں گی؟ کیا ہوگا جی؟ نہیں دیکھیے، شملہ معاہدہ ایک طرف ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی دوسری طرف ہے. شملہ معاہدہ تھا دو فریقین کے درمیان. جی ہاں، جی ہاں. وہ ہندوستان اور اس میں کوئی ورلڈ بینک وغیرہ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، جس طرح کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں کوئی تیسرا فریق شامل ہی نہیں تھا. جبکہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ورلڈ بینک شامل تھا اور وہ ایک طرح سے گارنٹور تھا. وہ اس نے بطور ضامن کے اپنا کردار ادا کیا تھا. لہذا ہندوستان کا مودی سرکار کا یہ دعویٰ کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر سکتی ہے یا اس کو ابیئنس میں رکھ سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ جب تک دونوں فریق کسی بات پر تیار نہ ہو، جب تک دونوں فریق اس بات پر آمادہ نہ ہو کہ اس پر نظر ثانی کیے جائے یا اس کے تحت جو دائرہ کار وضع کیا گیا ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس میں تبدیلیاں لائی جائیں، اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم تیسرے فریق سے جو اس معاہدے کا ضامن تھا اس سے رجوع کریں اور اس کی شمولیت کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی پر دوبارہ نظر ثانی کریں. ویسے جہاں تک اس کا سوال ہے کہ شاید یہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، چائنیز جو ان آفیشیل اسپوکس مین ہے وکٹر گاؤ،
آج انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا جی کہ اگر یہ انڈیا کرے گا تو اس کی امپلیکیشنز یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ پھر چائنا جو ہے وہ برہما پترا اور دوسرے جو برہمپترا کا پانی بند جی کر وہ دے کر گا. سکتے اول تو ہندوستان کے پاس اتنے وسائل ہیں ہی نہیں کہ وہ دریائے سندھ کے پانی کو بقول مودی کے پاکستان کو بوند بوند قطرہ قطرے کے لیے ترسا دے. یہ تو وسائل نہیں ہے. یہ تو صرف وہ گیدڑ بھبکیاں ہیں جو مودی دینے کا عادی ہے. اس لیے کہ مودی کی پوزیشن جو اس جھڑپ کے بعد جو زوال آیا ہے اس پر تو ہندوستان میں بہت لیدے ہو رہی ہے. اور آپ نے یقیناً وہ راہل گاندھی کی تقریر سنی ہوگی جی انہوں نے پارلیمان میں کی, لوک سبھا میں کی, اور انہوں نے اس واضح طور پر یہ بتا دیا کہ مودی سرکار کو جو ہزیمت اور جو رسوائی اٹھانی پڑی ہے اس کی وجہ سے ہندوستان کی بین الاقوامی ساکھ پوری طرح سے مجروح ہو چکی ہے. اور وہ غوری صاحب ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو وفود ان کے گئے ہوئے ہیں ان کو جس طریقے سے وہاں پہ کولڈ رسپانس مل رہا ہے واشنگٹن میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی. اور دوسری طرف پاکستان کو دیکھیں نا, یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ کی پوزیشنز پاکستان کو مل گئی ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے اور ان کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو یقیناً سامنا ہے, لیکن کسانہ صاحب ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری یہ ساکھ ہمیشہ برقرار رہے گی. میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں اور میں صراحت کے ساتھ یہ کہتا آیا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں توقیر, آج کی دنیا میں خاص طور پر جو ایک بڑا گاؤں بن چکی ہے جسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے, اس میں دنیا کے ہر ملک کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. دنیا جانتی ہے کہ آپ کے گھر میں نہ استحکام ہے, نہ جمہوریت کو آج تک آپ نے جڑیں پکڑنے کا موقع دیا ہے. تو آپ کو اپنے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے فراست اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے, منطقی تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو عالمی فضا آپ کے حق میں سازگار ہوئی ہے اس کو وسیلہ بناتے ہوئے آپ اپنے گھر کے نظام کو گھر کے حالات کو ٹھیک کر لیں. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپ نے ملک کے جو مقبول ترین سیاسی رہنما کو 2.25 برس سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے اس کو آپ رہا کریں. اس کے ساتھ اس کی مشاورت سے ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے جو قوم کے تمام جو درپیش مسائل ہیں جو چیلنجز کا ہم کو سامنا ہے ان پر غور و خوض کیا جائے اور ایک ایسی مربوط پالیسی مرتب کی جائے جو گھر میں بھی سیاسی نظام کو درست کر سکے اور عالمی سطح پر بھی پاکستان نے جو شہرت حاصل کی ہے, جو مقبولیت حاصل کی ہے, اس کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. آخر میں صرف مجھے بتائیں کہ جی یہ جو لڑائی شروع ہو گئی ہے ان کی ایلون مسک کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, بلکہ میں ان کا ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ the easiest way to save money in our budget, billions and billions of dollars, is to terminate Elon's governmental subsidies and contracts. I was always surprised that Biden didn't do it. اب یہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا, اس کے بعد اس کا ایلون مسک کا جواب آیا کہ ان لائٹ آف دا پریزیڈنٹ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ کینسلیشن آف مائی گورنمنٹ کانٹریکٹس, اسپیس ایکس یعنی ان کی کمپنی جو ہے اٹ ول بگن ڈی کمیشننگ اٹس ڈریگن اسپیس کرافٹ امیڈیٹلی, جو کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے آپس میں ان کی اچھی خاصی دوستی تھی, ایک دم بھرپور قسم کی جنگ شروع ہو گئی ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کسانہ صاحب یہ جو دو چھوٹ بھائیوں میں جو جنگ شروع ہو گئی ہے یہ ثبوت ہے کہ کم ظرف سے منصب سہا نہیں جاتا نا. ایلون مسک کو بھی بنانے والا ٹرمپ تھا اور ایلون مسک کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی اعانت کے بغیر وہ جیت نہیں سکتا تھا. تو یہ تو دو چھٹبھائیوں کے درمیان اب وہ جو ساجھیداری تھی اس کی ہنڈیا پھوٹ گئی ہے. اور ہمیشہ
हमेशा कमजरफों के दरमियान जो साझेदारी की हंडिया फूकती है ना, वो फिर बीच चौराहे में ये चौराहे में फटती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फूकती सही है। बात तो अब दोनों के दामन पर छींटे आ रहे हैं, लेकिन हाँ। दोनों इतने कमजरफ हैं कि ये कबूल नहीं करेंगे, ये इतराफ नहीं करेंगे कि उनकी जो दोस्ती थी हाँ। वो सिर्फ मतलब के लिए थी और उसमें कोई खुलूस का शायबा नहीं, शायबा भी नहीं था। चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपका तजिया लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला हमें और सब लोगों को कम ज़रफ़ों से बचाए और उनके शर से बचाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाज़त करे। और एक बार फिर हमारे माशरे में भी कमजोरफों की तो काफ़ी बड़ी इस्तेकामत तादाद है, काफ़ी बड़ी तादाद है। यही तो रोना है, यही तो हाँ, यही तो रोना है, एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। रोना।